हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 17 जनवरी और आज के वीडियो में हम 17 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ ई बुक होगी इसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों ये कल की क्वेश्चंस हैं जिसका हम रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस राज्य में 15वें हॉकी विश्व कप खेल का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ओडिशा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, त्रिपुरा सरकार ने। अगला है, स्पेयर नाम की आत्मकथा किस पर आधारित है जो 10 जनवरी 2023 में रिलीज हुई है? तो याद करो, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, प्रिंस हैरी, ब्रिटेन से संबंधित। अगला है, 14 जनवरी को भारत के किस राज्य में सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला है, हाल ही में किस राज्य में ऐनूर अमनूर त्योहार मनाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तमिलनाडु। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को इबोला वायरस से मुक्त होने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, युगांडा। अगला है, किस एजेंसी विश्लेषण के अनुसार पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 2022 में 2015 के साथ 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ? तो ये जो विश्लेषण है वो किसने किया है? नासा ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन पटनायक ने विश्व कप हॉकी की थीम पर चक दे इंडिया संदेश के साथ चावल की भूसी से मोज़ेक कलाकृति बनाई है। ये कौन है? तो जो सुदर्शन पटनायक हैं ये एक प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, गुजरात में मकर संक्रांति के दौरान जीव दया को प्रधानता देने के लिए व्यापक रूप से किस अभियान का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 10 दिवसीय करुणा अभियान 2023 का। दोस्तों ये परसों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जिसका हमने रिवीजन किया, और जो यूपी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम संडे को ही रिवाइज करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आर बोनी गैब्रियल। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये बनी है मिस यूनिवर्स 2022। दोस्तों यूएस की आर बोनी गैब्रियल ये जो है 71वीं मिस यूनिवर्स पेजेंट की विजेता के रूप में चुनी गई हैं। पिछली विजेता कौन थी? तो भारत की हरनाज संधू थी, उन्होंने इनको ताज पहनाया। 71वां मिस यूनिवर्स पेजेंट कार्यक्रम न्यू ऑर्लियंस यूएसए में आयोजित किया गया था। इस सौंदर्य प्रतियोगिता में वेनेजुएला की जो अमांडा डूडामेंट थी ये फर्स्ट रनर अप रही और डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज ये सेकंड रनर अप रही। तो यहाँ पर आपको जो नाम याद रखना है वो याद रखना है आर बोनी गैब्रियल का। ये जो है यूएसए की हैं और ये 71वीं मिस यूनिवर्स रही हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग जो है इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? अगर ये पूछा जाता है तो आर बोनी गैब्रियल, और अगर ये पूछा जाता है कि 71वीं मिस यूनिवर्स कौन रही तब भी आपको ध्यान रखना है आर बोनी गैब्रियल। ठीक है, यहीं पर आपको ये भी रिवाइज करना है कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता था? तो भारत की थी हरनाज कौर संधू। और मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? तो कैरोलिना विलावस्का, ये 2021 की मिस वर्ल्ड की विजेता थी। ठीक है, दोनों में अंतर ध्यान रखेंगे, मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू, मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विलावस्का। तो ये नाम याद रखेंगे। फिलहाल 2022 की मिस यूनिवर्स कौन रही? तो आर बोनी गैब्रियल। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जिनको हम रिवाइज करते हैं। तो पहला है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 2022 का ये किसने जीता था? तो गीतांजलि श्री, ये हमारे यूपी से भी संबंधित थी, वो भी याद रखना है। और गीतांजलि श्री किस उपन्यास के लिए? तो टॉम ऑफ सैंड के लिए। 2021 का डेविड डियोप ने जीता, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की विजेता 2022 गीतांजलि श्री और 2021 डेविड डियोप। बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 2022 का जो बुकर पुरस्कार जीता है
वो दिया गया है सिहान करोड़ा तिलका को द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए, और 2021 का डेमन गलगुट को द प्रोमिस के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 2022 के अवार्ड अभी दिए गए थे। तो 2022 में जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो बद्री नारायण को दिया गया तुमड़ी के शब्द के लिए, ये इनका कविता संग्रह था। और अंग्रेजी की बात करें तो अनुराधा रॉय को ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड के लिए, ये इनका उपन्यास था। तो यहाँ से याद रखेंगे आप इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 का दामोदर मौजो को दिया गया, 2021 का नीलमणि फूकन को दिया गया। सरस्वती सम्मान की बात करें तो 31वां जो सरस्वती सम्मान है रामदरस मिश्रा को दिया गया मैं तो यहाँ हूँ के लिए, और जो 30वां सरस्वती सम्मान है जो 2020 का था वो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया सनातन के लिए। और व्यास सम्मान तो 2021 का 31वां जो व्यास सम्मान है वो असगर वजाहत को दिया गया महाबली के लिए, और जो 30वां व्यास सम्मान है 2020 का वो दिया गया शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो अभी जो है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, इसके द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया कि अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले 2 सबसे गंभीर खतरों में जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन शामिल है। यानी इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि अगले दशक में जो 2 सबसे गंभीर खतरे होंगे उनमें कौन कौन होंगे? तो पहला होगा जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता, और दूसरा होगा जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन। ये 2 खतरे शामिल होंगे अगले दशक में। ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा डेवोस स्विट्जरलैंड में फोरम की वार्षिक बैठक से पहले प्रकाशित की जाती है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में की गई थी। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है 2023 की किसने प्रकाशित की है, तो ये विश्व आर्थिक मंच ने प्रकाशित की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अगला है भारत के किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा में। दोस्तों ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भुवनेश्वर में एक पखवाड़े तक चलने वाले डॉट फेस्ट उत्सव का उद्घाटन किया। अनेक सांस्कृतिक उत्सव के साथ इसका आयोजन 15 जनवरी से 29 जनवरी तक किया जा रहा है। इस फेस्टिवल का पहली बार आयोजन 2018 में किया गया था। इसके पहले दिन के आयोजन में FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में भाग लेने वाले 16 देशों के वैश्विक व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया था। तो ध्यान रखना है कि डॉट फेस्ट उत्सव का उद्घाटन जो है ये कहाँ पे किया गया, किस राज्य में इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, ओडिशा में इसका आयोजन किया जा रहा है, और जो ओडिशा के CM है नवीन पटनायक, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब से कब तक, तो 15 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। डॉट फेस्ट उत्सव कहाँ से है? ओडिशा। अगला है केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कोल्लम जिला, ऑप्शन यहाँ पे सी है। तो कोल्लम जिला जो है ये देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। दोस्तों केरल का जो कोल्लम जिला है ये देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसकी घोषणा किसने की है? तो केरल के जो CM हैं पिनराई विजयन, उन्होंने कोल्लम में एक समारोह के दौरान इसकी घोषणा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ण संवैधानिक साक्षरता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक मूल्यों को हमारे जीवन और शासन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यह अभियान 7 महीने तक कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल के स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो जिले के 7 लाख परिवारों के 23 लाख नागरिकों को संविधान साक्षरता प्रदान करना था। यानी दोस्तों ये जो जिला है कोल्लम जिला, यहाँ पर पहले से ही पिछले 7 महीने से एक अभियान चलाया जा रहा था, और उसका उद्देश्य ये था कि जो 7 लाख परिवार हैं इस जिले में, तो जो 23 लाख नागरिक हैं उनको संविधान साक्षरता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था।
तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे कि देश का पहला संविधान साक्षर जिला जो है वो कौन बन गया है, तो केरल का है कोल्लम जिला। अब दोस्तों देश का पहला जिला, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है, जैसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बुरहानपुर, याद रखेंगे बुरहानपुर, ये जो है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला है, और यह है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश, इसको याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला है। अगला है देश का पहला हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला कौन सा है, तो ये कहाँ पे है, जामताड़ा, जामताड़ा, इसको भी याद रखेंगे। और ये किस राज्य में है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, झारखंड में है ये जामताड़ा, जो कि देश का पहला हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बन गया है। अगला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है, तो ये है मंडला, मंडला जो है मध्य प्रदेश का है, तो ये क्या बन गया है, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। तो ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो आपको अभी कराया कि देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया, तो ये केरल का कोल्लम जिला। तो ये चारों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता, तो ये जीता है RRR फिल्म ने, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों फिल्म RRR को 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही फिल्म के चर्चित सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला। ये सॉन्ग किसने कंपोज किया, तो M कीरावानी द्वारा कंपोज किया गया था, और अभी हाल ही में नाटू नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का भी अवार्ड मिला। तो ध्यान रखना है आपको, फिल्म RRR को ये काफ़ी चर्चा में है और इस कई सारे अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है, अभी जो फिल्म RRR है इसको 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया, और इसका जो सॉन्ग है नाटू नाटू, ये भी कई सारे अवार्ड इसको दिए गए। तो इसे ध्यान रखना है, नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया, और ये किस फिल्म का है, तो RRR का ये सॉन्ग है। इसके अलावा जो नाटू नाटू है इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी मिला था। अगला है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों 15 जनवरी 2023 पूरे देश में 75वां सेना दिवस मनाया गया। सेना प्रमुख ने बेंगलुरु में 75वें सेना दिवस समारोह में कहा कि सेना भारत की सीमाओं के आसपास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यह दिवस देश के उन सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो निस्वार्थ सेवा भाव से देश की सेवा करते हैं। 15 जनवरी 2023 को भारत ने बेंगलुरु में अपना 75वां भारतीय सेना दिवस मनाया। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि भारतीय सेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। और इस बार 15 जनवरी 2023 को पूरे देश में कौन सा सेना दिवस मनाया गया, तो ये 75वां सेना दिवस था। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, राजनाथ सिंह ने कहाँ पर एक शौर्य स्थल का उद्घाटन किया, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चीरबाग। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को यहाँ चीरबाग में उत्तराखंड के शहीद जवानों को समर्पित युद्ध स्मारक शौर्य स्थल का उद्घाटन किया। युद्ध स्मारक में 7 स्तंभ हैं जिन पर उत्तराखंड के 1400 शहीदों के नाम अंकित हैं। भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों, पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तथा राष्ट्र आज उनकी वजह से गर्व के साथ खड़ा हो सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में अगर इस तरह से पूछा जाए किसने उत्तराखंड में 1400 शहीदों के जो नाम अंकित हैं कि युद्ध स्मारक पे किसने उसका उद्घाटन किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगर ये कहा जाए कि हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहाँ पर एक युद्ध स्मारक जो है उद्घाटन किया जिस पर 1400 शहीदों के नाम अंकित हैं, तो वो किया गया है उत्तराखंड के चीरबाग में। ठीक है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है इसको, शौर्य स्थल इसका नाम रखा गया है युद्ध स्मारक का, तो वो भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन
कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम तक। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को पोंगल के मौके पर सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। यह 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो तेलंगाना के सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बीच लगभग 8 घंटे की दूरी तय करेगी। ये जो ट्रेन है इसके लिए परिकल्पित मध्यवर्ती जो स्टॉप हैं उनमें वारंगल है, खम्मम है, विजयवाड़ा है और राजमुंद्री शामिल है। तो इसे ध्यान रखेंगे आप कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसको हरी झंडी दिखाई है और वर्चुअली इसको हरी झंडी दिखाई गई है। और ये जो 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो तेलंगाना के सिकंदराबाद से लेकर के आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बीच ये जो है अपनी यात्रा तय करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देश की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कहाँ चलाई गई थी और कब चलाई गई थी। तो जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है ये नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी और कब? तो फरवरी 2019 में ये चलाई गई थी। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में। दोस्तों तमिलनाडु स्थित मदुरै के अवनियापुरम गांव में 15 जनवरी से जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन शुरू हो गया। मदुरै के 3 गांव में इसका आयोजन किया जाना है। 16 जनवरी को पलमेडु और 17 जनवरी को अलंगनालुरु में जल्लीकट्टू खेला जाएगा। इससे पहले 7 जनवरी को मदुरै जिला प्रशासन ने इसी महीने होने वाले जल्लीकट्टू के लिए गाइडलाइन जारी की थी। 15 जनवरी सुबह ही अवनियापुरम में बैलों के साथ खेले जाने वाले इस खेल को शुरू कर दिया गया। जल्लीकट्टू पोंगल त्यौहार के साथ शुरू होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पोंगल त्यौहार का ही एक हिस्सा है जल्लीकट्टू और इसे मट्टू पोंगल भी कहा जाता है। ये त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान जल्लीकट्टू खेल का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जल्लीकट्टू है ये काफ़ी फेमस है। और जो जल्लीकट्टू है इसमें होता क्या है, किस तरह का ये उत्सव होता है? तो पहले तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू। और अगर पूछा जाए कि जो जल्लीकट्टू है ये किस त्यौहार के साथ शुरू होता है तो पोंगल त्यौहार के साथ ये शुरू होता है। और इसका एक और नाम है जल्लीकट्टू का, मट्टू पोंगल भी इसको कहा जाता है। अब दोस्तों जल्लीकट्टू क्या है? वैसे आप लोगों में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, जानते भी होंगे जल्लीकट्टू के बारे में। तो दोस्तों जल्लीकट्टू में क्या होता है? जल्लीकट्टू में जो मवेशी हैं उनकी पूजा की जाती है। जो पोंगल त्यौहार है, क्योंकि पोंगल का ही हिस्सा है जल्लीकट्टू, तो पोंगल त्यौहार में मवेशियों की पूजा की जाती है। और जल्लीकट्टू में क्या होता है? तो एक सांड को जो भीड़ होती है लोगों की उसके बीच छोड़ दिया जाता है। और इस खेल में वहाँ जो खिलाड़ी होते हैं वो कई होते हैं, तो वो जो है सांड के कुबड़ को पकड़ करके उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। और जल्लीकट्टू में जो लोग हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनकी बैलों से लड़ाई कराई जाती है। तो इस तरह का ये खेल होता है जल्लीकट्टू। आप लोगों ने देखा भी होगा ऐसे। तो सांड से जो सांड होता है उसको ही छोड़ा जाता है और उसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो उससे काबू करने की कोशिश करते हैं। और ये जो जल्लीकट्टू है ये तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। तो जल्लीकट्टू कहाँ से संबंधित है इसको ध्यान रखेंगे आप, तमिलनाडु से संबंधित है जल्लीकट्टू। और पोंगल त्यौहार भी कहाँ से है? तमिलनाडु से। अगला है, लॉन्ग मार्च 2D वाहन वाहक रॉकेट को हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चीन ने। दोस्तों चीन ने लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट से 14 अनुसंधान उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने रविवार को यह जानकारी दी है। बीजिंग के समयानुसार प्रक्षेपण सुबह 11:15 बजे उत्तरी चीन के सांक्षी प्रांत में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया गया। CASE के अनुसार 14 उपग्रहों में किलू 2 और किलू 3 शामिल है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से पृथ्वी की रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाएगा। तो यहाँ से आपको बस यही याद रखना है कि हाल ही में लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट से जो 14 अनुसंधान उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया, तो ये किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे 17 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश
और इसके अलावा सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये पिछली वीडियो का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन ड्रोनी नाम से लॉन्च किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट था, महेंद्र सिंह धोनी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन। बीआरओ के लिए विदेश में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।